हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 16, फाइनल एक्सरसाइज विच इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, एंड आई थिंक टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल दिस रिमेनिंग क्वेश्चंस, है ना। हम हमारा चैप्टर ही खत्म कर देंगे आज, सो दैट डेफिनेटली आज हम कुछ 7-8 क्वेश्चन चलाने वाले, सो बी पेशेंस, है ना। वैसे तो सभी का सॉल्यूशन मैंने लिख के रखा है, सो दैट आई जस्ट नीड टू गिव यू द ब्रीफ ओनली, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीटली थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, वैसे पूछने की पॉसिबिलिटी कम है, बट फिर भी हमको डेफिनेटली फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई नीड टू कंप्लीट ऑल द थियोरेटिकल क्वेश्चन एज वेल, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में है लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन ए टू बी। बराबर, कोई एक फंक्शन है जो ए से बी के बीच में डिफाइंड है, ठीक है। सच दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। ऐसे डिफाइन है जिसकी वजह से इन विच एफ डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब समझ लो ऐसा कोई फंक्शन होगा, बराबर, एंड दिस फंक्शन इन दिस फंक्शन से ये a2 है, ये a है और ये b है, बराबर। ये a के बीच में ये फंक्शन डिफाइंड है, एंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इन दिस रेंज, एज यू कैन सी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। आप कोई भी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, देन इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, है ना। इट विल मेक एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। सो ऐसी कंडीशन दी है जिसमें एफ डैश एक्स हमेशा ही पॉजिटिव हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी के कोई भी पॉइंट के बीच में हमेशा ही एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगा। देन प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो एक्चुअल में थियोरेटिकल पोर्शन है ना। यही थियरी होती थी कि भाई ये फंक्शन को ये जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो हमेशा एफ डैश एक्स पॉजिटिव, और इफ फंक्शन का एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहता है तो फंक्शन हमेशा ही इंक्रीजिंग होगा। तो ये एक्चुअल में थियरी है, एंड दैट वी नीड टू प्रूव ओवर हियर। हमको ये प्रूव करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलो कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ। से मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए x1 एंड x2, है ना। a से b के बीच में जैसे कि फंक्शन डिफाइन है। सो लेट मी टेक 2 पॉइंट x1 एंड x2, ठीक है। ये x1 एंड x2 मैंने 2 पॉइंट ले लिए बीच में। सो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ab सच दैट x2 जो है वो x1 से बड़ा है, ऐसे मैंने कोई कंडीशन ले ली, बराबर। x2 x1 से बड़ा है, सो डेफिनेटली x2 माइनस x1 इस तरफ जाएगा तो x2 माइनस x1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, विच इज इक्वेशन 1, एंड माइट बी वी कैन यूज दिस इक्वेशन एट लेटर ऑन। ओके, नाउ एज एफ डैश एक्स हमने क्या सोचा कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव रख के सोचे, बराबर, यही दिया है, एंड हमको प्रूव करना है कि भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो एज वी नो दैट एफ डैश एक्स पॉजिटिव, बराबर, एज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, एक्स की सभी वैल्यू के लिए, ए से बी के बीच में सभी वैल्यू के लिए अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, देन डेफिनेटली एफ डैश एक्स इज पॉसिबल। एफ डैश एक्स पॉसिबल तो है क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दी है, इट मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू बन रही है, इट मीन्स एफ डैश एक्स इज डिफाइंड, एफ डैश एक्स इज पॉसिबल। इट मीन्स कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एज वेल एज कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ओके, यहाँ पे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, बराबर। ये हमने किससे पता किया कि भाई फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इट मीन्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, डिफाइन है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड कंटिन्यूअस है इन दिस इंटरवल। तो अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सो एनी पॉइंट सी, कोई भी एक सी पॉइंट ले लेते हैं बीच में, x1 x2 के बीच में कोई एक पॉइंट सी ले लेते हैं, बराबर। से ये सी पॉइंट है, फॉर एनी पॉइंट सी, बराबर, इन बिटवीन x1 to x2 एंड देन x1 x2 जो भी है, x1 to x2 जो भी है वो तो अगेन a to b के अंदर है, सो दैट इज वाई x1 to x2 का इंटरवल दैट इज अगेन सबसेट ऑफ a to b अल्टीमेटली। तो एनी पॉइंट, फॉर एनी पॉइंट c, f dash c, what we can write f dash c using LMVT थियरम, ठीक है, यूजिंग LMVT थियरम, है ना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कंटिन्यूस है ना, अगर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है डेफिनेटली इन दिस इंटरवल, देन व्हाट वी कैन राइट एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स2 माइनस एफ ऑफ एक्स1 बाय एक्स2 माइनस एक्स1 यूजिंग LMVT थियरम। अगर आपको याद हो तो लॉगरिथमिक मीन वैल्यू थियरम, सॉरी लॉगरिथमिक नहीं है वहाँ पे, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थियरम, ठीक है ना। तो ये थियरम देख लिया था आई थिंक लास्ट चैप्टर में, है ना, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। सो एफ डैश सी इक्वल टू दिस वन, एंड एफ डैश सी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, वाई, बिकॉज एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव,
बराबर। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो डेफिनेटली एफ डैश सी भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सी जो है वो कहाँ पे है भाई, इसके अंदर ही है, ए टू बी के अंदर ही है। सो पर्टिकुलरली एनी पॉइंट सी के लिए उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। सो इसका जो फॉर्मूला है उसका आंसर पॉजिटिव। नाउ एज वी नो दैट x2 माइनस x1 इज पॉजिटिव, मतलब ये डिनोमीटर अगर पॉजिटिव है, अगर डिनोमीटर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली न्यूमरेटर को पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई f of x2 माइनस f of x1 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, हैंस f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन। अगर आपको याद हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने की ये भी एक थियोरेटिकल कंडीशन है कि अगर x2 ग्रेटर देन x1 इम्प्लाइज फंक्शन देने पे भी अगर इनइक्वलिटी एज इट इज रहती है तो वो फंक्शन हमेशा ही इंक्रीजिंग होगा। दैट्स ऑल, खत्म। बस ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था एंड आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। और कोई इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। अगर आपको थियोरेटिकल पोर्शन पहले से ही सब आगे वाली सभी थियरी पहले से पता है डिटेल में, तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। So that the height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius capital R, बराबर। सी यहाँ पे जनरली जो बाहर होता है ना वो कांस्टेंट होता है ना, एंड जो अंदर होता है वो हमेशा ही चेंज होता रहता है, बराबर। तो क्या होगा यहाँ पे, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमाइज किसको करना है, डेफिनेटली इसके वॉल्यूम को, सिलेंडर के वॉल्यूम को। एंड दिस सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, तो ये स्फीयर डेफिनेटली एक फिक्स हो गया, उसके अंदर अलग अलग साइज के हम सिलेंडर रख रहे हैं। इट मीन्स कि सिलेंडर जो है वो चेंज होता रहता है, स्फीयर फिक्स है। तो डेफिनेटली स्फीयर का रेडियस जो कैपिटल आर है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फिक्स, है ना। कैपिटल आर इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। ओके, तो प्रूव क्या करना है कि भाई हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 2r/√3, है ना। हाइट ऑफ द सिलेंडर फॉर द कंडीशन वॉट एवर गिवन, ये कंडीशन पढ़ती रहनी है एंड लास्ट में ये इज करके लिखा है ना। जनरली स्टूडेंट क्या सोचते हैं पता है कि स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/√3, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। यहाँ से नहीं पढ़ते, सिर्फ यहाँ से पढ़ते हैं कि भाई स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/√3, तो r इक्वल टू 2r/√3 कहाँ से आ गया भाई, ऐसा देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इसको इंग्लिश में ग्रामेटिकली पूरा परफेक्टली पढ़ोगे तो पता चलेगा एक्चुअल में ये क्या है, हाइट है ना। दिस इज हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर, बराबर। हाइट ऑफ द सिलेंडर फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर is 2r/√3। ओके, ऑल्सो मैक्सिमाइज दी, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो पहले मुझे ये प्रूव करना है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम जो भी आ रहा है वो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे ये h इक्वल टू 2r/√3 प्रूव करना है, ठीक है। h इक्वल टू, h मतलब हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, मैंने यहाँ पे फिगर में ड्रॉ करके रखी है, दिस इज h। इट मीन्स कि ये जो सेंटर है, किसका सेंटर, सिलेंडर का भी सेंटर बोल सकते हो और स्फीयर का भी सेंटर बोल सकते हो डेफिनेटली। तो सेंटर से डेफिनेटली सिलेंडर का नीचे की जो फेस होगी वहाँ तक का डिस्टेंस डेफिनेटली h/2 होगा, बराबर। ये कैपिटल R होगा क्योंकि ये सेंटर स्फीयर का सेंटर है, वहाँ से स्फीयर की डेफिनेटली सरफेस तक का डिस्टेंस कैपिटल R होगा। और ये स्फीयर का टोटल रेडियस, टोटल डायमीटर होगा, ये टोटल उसका ये हाफ दैट इज रेडियस हो गया। सो जनरली मुझे एक ट्राइंगल हमेशा ही क्रिएट कर देना है, बराबर। अगर यहाँ पे कौन होता तो कौन में भी हमने ऐसे ही कुछ फिगर बना के ट्राइंगल बना दिया था, स्फीयर में भी हमने ऐसे ही फिगर बना के यहाँ पे ट्राइंगल क्रिएट कर लिया, बराबर। एज वी हैव क्रिएट ट्राइंगल, जस्ट यूज पाइथागोरस रूल्स दैट h/2 होल स्क्वायर प्लस r² इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। बस आँख बंद करके ये पहले बना लो, है ना। फिर इसका यूज़ देखेंगे, इसका यूज़ कैसे करना है। पहले ये हमने फॉर्मूला बना लिया ताकि इसका यूज़ आगे जाके कर सके। अब जिसको मैक्सिमाइज करना हो, किसको, वॉल्यूम को, किसके, सिलेंडर के, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है, अलग अलग वॉल्यूम बन रहे हैं, अलग अलग सिलेंडर बन रहा है। तो समझ लो ये स्फीयर है, बराबर। तो अलग अलग तरीके के मैं तो यहाँ पे सिलेंडर यूज़ कर सकता हूँ ना, ऐसे भी सिलेंडर यूज़ कर सकता हूँ, बराबर। आइदर मैं ऐसा भी कोई सिलेंडर यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट शेप के सिलेंडर यूज़ करूँगा। बट मुझे इसमें सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम जो कवर करे ना, उसका, उस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, बराबर। वॉल्यूम फाइंड करना है एज वेल एज उस सिलेंडर की हाइट जो है ना दैट इज 2r/√3 वो प्रूव करनी है ना। किसकी, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो इस पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर, है ना। तो लेट अस से मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। सो अल्टीमेटली किसको मैंने चेंज किया, तो r² को मैंने यहाँ से सब्जेक्ट बना के उसका फॉर्मूला लिख दिया, कैपिटल R² माइनस h/2 होल स्क्वायर दैट इज h² 4 इंटू h। तो ये h के फॉर्म में एक फंक्शन हो गया
एज यू कैन सी कैपिटल आर इज कॉन्स्टेंट, सो ये कैपिटल आर हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, सो माइंड वेल, है ना। कैपिटल आर के लिए अगेन डिफ्रेंशिएशन मत लगा देना, वो तो कॉन्स्टेंट है। लेट मी मल्टीप्लाई दिस वन, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच रेज टू 3/4। ओके, सो एफ ऑफ एच हो गया। एफ डैश एच फाइंड करो, एफ डबल डैश भी मैंने साथ में ही फाइंड कर लिया ताकि बाद में फाइंड करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे वैसे भी फाइंड करना ही है, तो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। एफ डैश एच फाइंड करके तुरंत एफ डबल डैश फाइंड कर लो। नाउ फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एच, डेफिनेटली एफ डैश एच इक्वल टू 0, सो दिस वन इज गोइंग टू बी 0, है ना। So from there, after cancellation of pi, we get h square equal to this one and h equal to 2r by root 3. That is what we need to prove, है ना। वो प्रूव हो गया। अब मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम, अच्छा ये जो है ना h इक्वल टू r बाई रूट 3, उस वो मैक्सिमम वॉल्यूम देगा कि नहीं, ये फंक्शन को मैक्सिमम करेगा कि नहीं, दैट इज ऑल्सो आई नीड टू प्रूव ओवर हियर। सो वो मैं कहाँ से प्रूव कर सकता हूँ, एफ डबल डैश एच के अंदर इस h को रख के। तो एफ डबल डैश एच के अंदर -3 पाई बाई 4 इंटू 2 इंटू एच की ये वैल्यू रख दी, देन आई गॉट दिस वन एंड डेफिनेटली ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 पाई 2 रूट 3 वो तो कांस्टेंट है, बराबर। ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज वो तो रेडियस है, सो दैट इज वाई वी कैन से दिस वन इज ऑलवेज नेगेटिव, हैंस फॉर दिस एच आई कैन से एफ ऑफ एच इज मैक्सिमम। ओके, सो एच इक्वल टू 2r बाई रूट 3 प्रूव हो गया। अच्छा, वॉल्यूम बाकी रह गया क्या? कोई बात नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम बना लेते हैं। तो फिर मैक्सिमम वॉल्यूम क्या बनेगा, v इक्वल टू एफ ऑफ एच इक्वल टू दिस वन, ये मैंने यहाँ से ले लिया, बराबर। एंड नाउ जस्ट नीड टू प्रूव पुट द वैल्यू ऑफ h, बराबर। एच स्क्वायर एंड h दोनों रख दो, ये h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट रख दो एंड h की वैल्यू ये वाली रख देंगे, तो क्या होगा देखो। सो व्हाट वी कैन से आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू, h स्क्वायर, है ना, h स्क्वायर एंड h की वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे h स्क्वायर की वैल्यू रख ली 4r स्क्वायर बाई 3, नीचे 4 था एज इट इज़, और h की वैल्यू 2r बाई रूट 3 रख दी। ये 4 कैंसल, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 3 इंटू दिस वन एज इट इज़, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर विच इज़ 2r स्क्वायर बाई 3, अगेन ये एज इट इज़। सो फाइनली वी गेट 2 टू द 4 बाई 3 रूट 3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम, ओके, फॉर दिस क्वेश्चन। सो मुझे जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना था, दैट इज ऑल्सो वी हैव फाउंड इन फॉर्म ऑफ कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर के फॉर्म में ही फाइंड कर सकते हैं, वही हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, इसीलिए। ठीक है ना, एज यू कैन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, है ना, सिलेंडर की मैक्सिमम, सिलेंडर जो जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, ठीक है, उसकी हाइट, है ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड। अब ये सिलेंडर जो है वो कहाँ पे है, इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कॉन के अंदर है, ध्यान रखना, ऑफ हाइट h। तो किसकी हाइट है h? डेफिनेटली ये कॉन की, एंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अल्फा, तो अल्फा भी कांस्टेंट एंड दैट इज ऑल्सो गिवन, इज 1/3 ऑफ, इज 1/3, यहाँ से चालू करके देखना भाई, ये है ना दिस हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, बराबर, बाकी सब कुछ कंडीशन, इज 1/3 दैट ऑफ द कॉन, है ना। हाइट ऑफ द सिलेंडर कैपिटल H अगर मैं एज्यूम कर लूँ, हाइट ऑफ द सिलेंडर में अगर कैपिटल H एज्यूम कर लूँ, क्यों? क्योंकि सर्कुलर कॉन की हाइट स्मॉल h दी है, क्वेश्चन के अंदर कॉन की हाइट स्मॉल h दी है, तो डेफिनेटली मुझे सिलेंडर की हाइट कैपिटल H एज्यूम करनी पड़ेगी। सो दिस h इज गोइंग टू बी हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज कैपिटल H इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द कॉन, है ना। तो कॉन की जो हाइट h है उसकी 1/3 है, ये प्रूव करना है, बराबर। सबसे पहले क्या प्रूव करना है वो हमको पता होना चाहिए। एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम का मैक्सिमम वॉल्यूम जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया, फाइंड किया, वैसे ही इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम जो आएगा वो भी मुझे ये प्रूव करना है, ये ठीक है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये सब कुछ शो करना है, प्रूव करना है, ये दोनों चीज़। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आगे वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, फिगर में समझते हैं क्या क्या दिया है। कैपिटल स्मॉल h दिया है, बराबर, स्मॉल h दिया है क्वेश्चन के अंदर, एंड अल्फा दिया है, ठीक है। तो स्मॉल h एंड कैपिटल अल्फा दिया है, तो सबसे पहले मुझे ये फिगर ड्रॉ करके ये बना देना है, सिलेंडर अंदर रख देना है, बराबर। फिर ABCD वगैरह आप लिखो नहीं लिखो चल जाएगा, ठीक है। देन दूसरा मैंने क्या एज्यूम किया अलग से, तो डेफिनेटली ये सिलेंडर की
रेडियस, जैसे सिलेंडर की हाइट मैंने कैपिटल एच ली तो सिलेंडर का रेडियस मैंने कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। एंड डेफिनेटली मैंने ये भी एज्यूम कर लिया कि भाई कौन का रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, कौन का रेडियस स्मॉल आर है। एंड ये जो हाइट होगी ये अलग से हमको फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि टोटल हाइट एच स्मॉल एच है और सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच है, तो डेफिनेटली ये हाइट कितनी होगी भाई, तो एच माइनस बड़ा क्या है भाई, एच स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, सो दैट दिस हाइट बिकम एच माइनस स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। ओके, बाकी कोई ज़रूरत है नहीं, बस इतना ही फाइंड करना है मुझे अलग से। नाउ यू कैन यूज़ द फॉर्मूला ऑफ टेन अल्फा, बराबर। टेन अल्फा इक्वल टू, आपको पता है टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है भाई, यहाँ पे ये ट्राइंगल ये वाला ही लेना है हमको, है ना। अगेन ऑलवेज कंसिडर दिस ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बेस्ट रही, यही ट्राइंगल बेस्ट रहेगा, छोटा सा जो अलग से जनरेट होता है वो। टेन अल्फा इक्वल टू दिस कैपिटल आर अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एच माइनस कैपिटल एच, ठीक है। तो ये मैंने ट्राइंगल क्रिएट कर लिया और इसमें से डेफिनेटली अगर यहाँ से पता नहीं चल रहा है आगे कैसे बढ़ना है, तो एक आध दो स्टेप छोड़ के मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम पे चले जाओ। मुझे मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम करना है, क्योंकि इससे एक रिलेशन मिलेगा और वो रिलेशन को मैं आगे मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम का फॉर्मूला जब क्रिएट करूंगा ना वहाँ पे यूज़ करूंगा। तो ठीक है, चलो मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, है ना। कैपिटल आर याद रखना, स्मॉल आर कैपिटल आर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि सिलेंडर की रेडियस आर एज्यूम की है, हाइट एच एज्यूम की है कैपिटल वाली, सो कैपिटल आर स्क्वायर एंड कैपिटल एच लिया है। नाउ एज यू कैन सी, अब मेरे पास ये जो है फॉर्मूला, उसमें से क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है भाई, तो मुझे पता है स्मॉल एच कांस्टेंट है, स्मॉल कैपिटल आर कांस्टेंट है, तो कैपिटल सॉरी स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर तो डेफिनेटली वेरिएबल है, स्मॉल ये अल्फा जो है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है वैसे स्मॉल एच एंड अल्फा बोथ आर कांस्टेंट, बराबर, ये हमको पता होना चाहिए। तो कैपिटल आर एंड कैपिटल एच वही एक्चुअल में चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि सिलेंडर चेंज हो रहा है ना, अलग अलग साइज के सिलेंडर हम रखेंगे कौन के अंदर, उसमें से जो मैक्सिमम वॉल्यूम क्रिएट करेगा उसके लिए मुझे ये कंडीशन बनानी है। सो दैट्स व्हाई व्हाटएवर चेंज हैपन्स दैट ऑलवेज हैपन्स इन सिलेंडर। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं कैपिटल आर एंड कैपिटल एच के बीच में एक रिलेशन है ऐसा सोच लूंगा मैं, तो आइदर आई कैन मेक सब्जेक्ट कैपिटल आर और कैपिटल एच, तो मैंने कैपिटल एच को सब्जेक्ट बना लिया। कैपिटल आर को क्यों नहीं बनाया भाई, क्योंकि कैपिटल आर को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो फिर उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, डेफिनेटली मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसी से अच्छा है कैपिटल एच को डायरेक्टली सब्जेक्ट बना लूँ एंड उसका डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू, उसकी वैल्यू जो भी मिले वो यहाँ पे रख लूँ, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल एच को सब्जेक्ट बनाने के लिए उसको यहाँ पे भेजा, टेन अल्फा को नीचे भेजा, एंड कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच माइनस दिस वन। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव पुट ओवर हियर, है ना। एंड फाइनली मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया अंदर अंदर, एफ डैश फाइंड किया, एफ डबल डैश फाइंड किया, ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कैसे फाइंड करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है भाई, कैपिटल आर जिस चेंजिंग, सो बाकी सब कुछ कांस्टेंट कंसीडर करना भाई, स्मॉल एच अल्फा वो सब कांस्टेंट है भाई, याद रखना। एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लो ताकि जो भी क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू है वो उसके अंदर डायरेक्टली रख सके। मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए एफ डैश आर इक्वल 0, सो दिस वन इज गोइंग टू बी 0, तो इसको हम उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, जो भी होता है उसको कैंसिल कर लो। यहाँ पे आर कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आर इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, कैपिटल आर अगर 0 है तो सिलेंडर बनेगा ही नहीं, इसीलिए आर को कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज वी नीड टू मेक अनदर कंडीशन विच इज आर इक्वल टू 0। जब भी हम कैंसिल करेंगे तब आर इक्वल टू 0 अलग से कंडीशन लिखते हैं, बराबर ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आर इक्वल टू 0 वाला डेफिनेटली एक भी कंडीशन आर इक्वल टू 0 वाली बनेगी नहीं, क्योंकि रेडियस 0 हो जाएगा तो सिलेंडर नहीं बनेगा। सो आर इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस इट इज कैंसल्ड, एंड जो भी बचेगा वो आर, कैपिटल आर का ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला को कैपिटल आर की वैल्यू को डबल डैश एफ डबल डैश आर के अंदर रख दो, एंड फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन सी -2πh इज नेगेटिव, सो फॉर दिस आर एफ ऑफ आर इज मैक्सिमम, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, जो भी इक्वेशन 1 हमने बनाया था यहाँ पे कन्वर्जेशन वाला, है ना, कैपिटल एच एंड कैपिटल आर के अंदर वाला रिलेशन जो था, उसके अंदर हम कैपिटल आर की वैल्यू रख देते हैं, बराबर। तो ये यहाँ पे आर की जगह मैंने रख दिया 2h/3 टेन अल्फा, ठीक है, आर की जगह रख दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज, टेन अल्फा कैंसल, h - 2h/3 दैट इज h/3 विच वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव, है ना। कैपिटल H इक्वल टू h/3 वो हमने प्रूव कर लिया।
एंड मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला V इक्वल टू F(r) इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल H। कैपिटल R की जगह मैंने ये वैल्यू रख ली, ठीक है, एंड स्मॉल h का हमने ये फॉर्मूला बना, कैपिटल H का ये फॉर्मूला बना लिया था, स्मॉल h/3 मल्टीप्लाई कर लिया, स्क्वायर कर लिया, फाइनली व्हाट आई गॉट इज माय आंसर फाइंड, है ना। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है बट डेफिनेटली प्रोसीजर वाइज जाओगे, डेफिनेटली यू डोंट fear, you don't find any kind of difficulty to solve this kind of question. Okay, now finally we are reaching towards MCQ, है ना, we are reaching to MCQ पे पहुंच गए अभी हम लोग। कुछ 4-5 MCQ है, 5 एक MCQ है, या मेरे ख्याल से 6 MCQ है। फटाफट से देख लेते हैं, वैसे ही तो इतने टफ भी नहीं है बट इतने ईजी भी नहीं है ना। चलो देखते हैं, पहला क्या है, सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस कैपिटल R, सॉरी रेडियस 10 मीटर, R इक्वल टू 10 मीटर दिया है। इट इज़ बीइंग फिल्ड विथ वीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो जो फ्लो रेट है, बराबर, अंदर फिल करने का जो रेट है वो कितना है भाई, क्यूबिक मीटर पर आवर है ना। तो वॉल्यूम में इतनी रेट से चेंज हो रहा है, 314 मीटर क्यूब पर आवर की स्पीड से चेंज हो रहा है, dV/dt हो गया। देन डेप्थ ऑफ द वीट, अब डेफिनेटली ये क्या है, सिलेंडर है ना, तो डेप्थ उसकी h होगी। तो जो भी h है, बराबर, h जो सिलेंडर की जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है डेफिनेटली। जब उसके अंदर हम गेहूँ डालेंगे, वीट डालेंगे, डेफिनेटली द हाइट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। सो वो कितनी रेट से इंक्रीज हो रहा है वो हमको फाइंड करना है। ओके, सो डेफिनेटली जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये एक्सरसाइज 6.1 की कैटेगरी का क्वेश्चन है, ऐसे जब भी क्वेश्चन दिखाई दे, ऑलवेज व्हाट वी आर डूइंग, हम v के फॉर्म में एक फार्मूला बनाते हैं। अगर मिल जाता है h के फॉर्म में तो ठीक है, अदरवाइज पहले v का फार्मूला तो लगा ही देना है। तो लगा दिया, चलो v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। और यहाँ पे हमको पहले से ही पता है कि भाई जो सिलेंडर है उसकी रेडियस 10 मीटर फिक्स है, तो हम पहले से भी r की वैल्यू रख सकते हैं। वेल मैंने नहीं रखी है बट इतना पता है कि भाई r जो है ना वो कांस्टेंट है। सिलेंडर की जो रेडियस है वो कभी चेंज नहीं होगी, है ना। इसके अंदर हम कुछ डालेंगे, बराबर, गेहूँ डालेंगे, वीट डालेंगे, डेफिनेटली उसकी रेडियस थोड़ी चेंज हो जाएंगी। सो मुझे पहले से ही पता है कि भाई रेडियस कांस्टेंट है, तो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन आई एम कंसिडरिंग दैट दिस r इज कांस्टेंट। ओके, सो अदरवाइज क्या होता है कि भाई डिफरेंशिएशन करने के टाइम क्या सोचेंगे, v है, r है, h है, 3 वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन करने के टाइम r को क्या कंसिडर करूँ, कांस्टेंट कंसिडर करूँ या उसका डिफरेंशिएशन कर लूँ विथ रिस्पेक्ट टू t। सो डेफिनेटली ये भी एक क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि रेडियस भी चेंज होती हो, तो मे बी h कांस्टेंट होता हो, या फिर रेडियस एंड h दोनों डेफिनेटली चेंज होता हो और क्वेश्चन में कुछ अलग तरह की इन्फॉर्मेशन दी हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू थिंक ऑफ ऑलवेज इन अ क्वेश्चन इन अ प्रैक्टिकल वे, सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई वेदर समवन इज कांस्टेंट और नॉट। तो यहाँ पे r कांस्टेंट है क्योंकि हम वीट सिलेंडर के अंदर डाल रहे हैं भाई, डेफिनेटली उसकी वजह से रेडियस में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। सिलेंडर की टैंक जो है उसकी रेडियस 10 मीटर फिक्स रहेगी। सो आफ्टर डिफरेंशिएशन पाई आर स्क्वायर एज इट इज रखो कांस्टेंट, dh/dt इक्वल टू दिस वन, dv/dt की वैल्यू रख ली, r की वैल्यू रख ली 10, पाई दैट इज 3.14 मैंने इसलिए रख लिया ताकि ये 314 एंड 3.14 में कुछ कैंसिलेशन इजीली पॉसिबल हो। 3.14 और ये 10 स्क्वायर विच इज 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 314 बन जाएगा। That 314 will be cancelled with this one. So ultimately dh/dt equal to 1 मीटर पर आवर, है ना। हाइट है तो उसका यूनिट आएगा ओनली मीटर, है ना, मीटर क्यूब नहीं आएगा। बाई चांस क्वेश्चन में उन लोग ने मीटर क्यूब का फॉर्म दिया है, सो ऑप्शन ए आएगा। बट यहाँ पे जो मीटर है ना वो क्यूब नहीं आएगा, बराबर, ये सिर्फ मीटर आएगा, मीटर पर आवर। ओके, वैसे ऐसी छोटी छोटी एरर तो होती रहती है बुक के अंदर। We don't need to follow that error. We have to correct ourselves. Okay. चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। The slope of tangent to this curve at the point 2, -1 is what? Okay, definitely दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए हैं तो dy/dx स्लोप फाइंड करना इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। x का डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू t, y का कर लो, dy/dt फाइंड कर लो, dy/dx ये दोनों का रेशियो ले लो। अब मुझे फाइंड करना है इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू, है ना। अब मैं समझ लो t की वैल्यू रख सकता हूँ, पॉइंट तो एक्स वाई है, तो एक्स वाई की वैल्यू दी है मेरे पास, बट यहाँ पे मुझे टी की वैल्यू रखनी है। तो डेफिनेटली हाउ कैन आई फाइंड टी कैसे फाइंड कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है, बराबर, दिस पॉइंट इज ऑल्सो दिस कंसिडर्ड एज दिस पॉइंट, है ना। तो x की जगह, यहाँ पे x की जगह 2 ले लिया और यहाँ पे y की जगह -1 ले लिया।
क्योंकि पॉइंट 2 माइनस वन 2 कॉमा माइनस वन इक्वल टू दिस पॉइंट, ये पैरामीट्रिक पॉइंट है। किसी भी पॉइंट को डेफिनेटली सेटिस्फाई करता है क्योंकि पैरामीट्रिक पॉइंट इज अल्टीमेटली जनरल पॉइंट ऑफ दैट कर्व। सो दिस इज जनरल पॉइंट, डेफिनेटली सेटिस्फाइड दिस पॉइंट, है ना। सो उससे हमको t की वैल्यू मिल सकती है। तो ये x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, एंड यहाँ पे बीच में एंड रखना जरूरी है भाई, एंड y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, बराबर। दोनों से मैंने t की वैल्यू बना ली, दोनों में जो कॉमन वैल्यू है एंड है ना, इसलिए दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो मुझे लेनी है, दैट इज t इक्वल टू 2, एंड लेट मी पुट दिस t इक्वल टू 2 ओवर हियर इन dy by dx so that we can find finally our slope is equal to dy by dx at a particular point t equal to 2, है ना। ये t इक्वल टू 2 कहाँ से आया, ये t इक्वल टू 2 इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेस से बना, है ना। ये पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेस से t की वैल्यू क्या मिलेगी, देन दैट t इज गोइंग टू बी 2। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर आंसर। आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन वी गेट आवर आंसर, दैट इज आवर फाइनल स्लोप फॉर दैट क्वेश्चन, है ना। m इक्वल टू 6/7 विच इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व का टेंजेंट ये लाइन है, तो m की वैल्यू फाइंड करो, इस m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेफिनेटली मैं क्या कर देता हूँ, मैं प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ। मैं ना एक यहाँ पे जब भी टेंजेंट की बातें हो तो व्हाट वी आर थिंकिंग, एक स्लोप होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए। वैसे यहाँ पे स्लोप भी नहीं है, पॉइंट भी नहीं है। सो लेट मी एज्यूम x1y1 पॉइंट, बराबर। x1y1 पॉइंट एज्यूम करके तुरंत मुझे पता चला कि y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1, ये एक इक्वेशन है, बराबर। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, बराबर, dy by dx की वैल्यू बना दी, पॉइंट स्लोप इक्वल टू dy by dx एट x1y1 विच इज 2/y1। सो स्लोप मिला मुझे 2/y1 एंड पॉइंट है मेरे पास x1y1, तो x1y1 पॉइंट एंड इस स्लोप को यूज करूंगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा भाई, 2 इंटू एक्स। याद रखना भाई, न्यूमरेटर को x दे दो, डिनोमिनेटर को y दे दो, एंड स्लोप पॉजिटिव है तो बीच में नेगेटिव रखना है। दैट इज इक्वल टू, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x की जगह x1 एंड y की जगह y1 रखने पे ये बन गया 2x1 माइनस y1 इंटू y1, दैट इज y1 स्क्वायर। सो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को, जनरलाइज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ भाई, है ना, क्योंकि ये लाइन है ना, ये टेंजेंट है इस कर्व का। सो गिवन टेंजेंट को इस पर्टिकुलर जनरलाइज टेंजेंट के साथ कंपेयर कर लेते हैं, बराबर, है ना, ताकि कुछ m की कंडीशन मिल जाए मुझे। तो मेरे पास गिवन टेंजेंट को मैं इस तरह के फॉर्मेट में, है ना, ax प्लस by इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो mx माइनस y इक्वल टू -1, ठीक है ना। नाउ दो इक्वेशन को डायरेक्टली मैं कंपेयर नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट को डायरेक्टली मैं इक्वेट कर सकता हूँ। x का कोफिशिएंट 2/m इक्वल टू y का कोफिशिएंट -y1 बाय -1, दैट इज गोइंग टू बी 2x1 माइनस y1 स्क्वायर बाय -1। जब भी दो इक्वेशन एक ही हो, दोनों इक्वेशन सिमिलर ही हो, तो भी मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकता m इक्वल टू 2, ये -1 इक्वल टू y, ऐसा नहीं कर सकता मैं। हमेशा ही मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो डेफिनेटली ये तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो मैंने क्या कर लिया, ये सेकंड एंड थर्ड को इक्वेट कर दिया पहले। सो y1 इक्वल टू दिस वन, बराबर, माइनस ऊपर दे दिया। तो ये आई हैव गॉट वन कंडीशन इन फॉर्म ऑफ x1 एंड y1। तो पहली कंडीशन मेरे पास थी ऑलरेडी x1 y1 पे y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1, और ये दूसरी कंडीशन मिल गई, बराबर। सो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1 पे x1 को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो y1 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, y1 स्क्वायर बाई 4, सॉरी y1 स्क्वायर बाई 4 यहाँ पे रख दूंगा तो 2 इंटू y1 स्क्वायर बाई 4 बिकम, एक 2 जा 4, 2 नीचे वाले 4 से कैंसिल होके नीचे 2 बचा, ऊपर y1 स्क्वायर। नाउ हियर आई हैव गॉट y1 इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई 2, दैट इज y1 स्क्वायर बाई 2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। एक y1 कैंसिल हो गया, बराबर। तो एक y1 जो कैंसिल हुआ, उसके बाद जो y1 बचा y1 इक्वल टू 2, हैंस एक पॉइंट मुझे मिल गया, दैट इज y1 इक्वल टू 2। अब कोई बोलेगा सर y1 इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया कैंसिल करके, तो अगर मैं y1 इक्वल टू 0 ले लेता तो x भी 0 हो जाता, x1 एंड y1 दोनों 0 हो जाते, तो फिर ये लाइन जो है ना वो टेंजेंट नहीं होती, क्योंकि अगर अब देख लेना, अगर x1 एंड y1 की वैल्यू 0 लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, देन डेफिनेटली, अच्छा हाँ, y1 इक्वल टू 0 लोगे तो स्लोप डेफिनेटली इनफाइनाइट हो जाएगा। सो दैट्स वाई y1 की वैल्यू मैंने 0 नहीं ली। या फिर दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि y1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x1 भी 0 हो जाएगा, x1 एंड y1 दोनों 0 हो जाएंगे तो
टेंजेंट के इक्वेशन में कांस्टेंट बनेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये टेंजेंट जो है ना वो 0 0 से कभी पास नहीं होगा। एक्स एंड वाई दोनों को 0 0 रख दूंगा तो सेटिस्फाई नहीं होगा। वो बहुत सारे तरीके हैं सोचने के, बट यहाँ पे तो फिलहाल डायरेक्टली पता चल रहा है कि y1 इक्वल 0 लेंगे तो ऐसा m डेफिनेटली इन्फाइनाइट हो जाएगा। अब अगर लेना है तो एग्जाम में अलग से सेपरेटली कंडीशन लेके चेक कर लेना, है ना। सो y1 इक्वल टू 1, ये y1 इक्वल टू 2 यहाँ से मिला। सो y1 इक्वल टू 2 मिल गया तो मुझे स्लोप मिल गया 2 बाई y1, सो 2 बाई 2 विच इज़ 1, तो स्लोप मिल गया एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड। स्लोप m है वो फाइंड करना था। वैसे ये क्वेश्चन की मेथड थोड़ी बड़ी लग रही है या फिर डिफिकल्ट लगती होगी, तो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है ना, वो तो सेमेस्टर 1 का है एक्चुअल में, है ना, कि भाई इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को इस तरह के पैराबोलिक, ये पैराबोला है तो पैराबोला का टेंजेंट जो है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है। क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लोगे तो डेफिनेटली ये 1 हो जाएगा a बाई एम। सो डेफिनेटली m एंड a दोनों सेम हो गए। अब a की वैल्यू क्या होगी? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो कर्व है उसमें से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसको कंपेयर कर लो y स्क्वायर इक्वल टू 4x जनरलाइज कर्व के इक्वेशन के साथ, तो डेफिनेटली 4a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 1 रख लो यहाँ पे, m इक्वल टू 1 हो गया आंसर। बट ये मेथड है ना हमको याद भी नहीं होगी और डेफिनेटली यूज़ भी नहीं करेंगे हम लोग। सो वी हैव टू यूज़ द मेथड विच इज़ अगेन बेस्ड ऑन दी 12th, है ना, 12th स्टैंडर्ड एंड चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बेस से हो, वैसी मेथड हम जनरली याद रखते हैं और वो वाली यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये वाली अगर कर लेते हो यूज़ तो भी चलेगा, क्योंकि एमसीक्यू में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी वो मेथड से कोई मैटर नहीं करेगा क्वेश्चन, है ना। लेट मी हैव 22 नंबर क्वेश्चन। द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व इज व्हाट। अच्छा, कर्व दिया है, नॉर्मल इस पॉइंट के पास क्या होगा? तो पहले तो कर्व का डिफरेंशिएशन कर लो। नॉर्मल नॉर्मल फाइंड करना है तो डेफिनेटली एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो मुझे उस नॉर्मल का टेंजेंट चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, टेंजेंट सिर्फ बनाना है, कोई बात नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कर्व के इक्वेशन का डिफरेंशिएशन से। डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस एक्स। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स होगा -1 विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, पॉइंट तो मेरे पास है। लेट मी फाइंड डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ दैट नॉर्मल। ये 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है भाई? 1 के नीचे कुछ नहीं है तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सो ऊपर वाले को x, नीचे वाले को y, बीच में स्लोप पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इक्वल टू पॉइंट रख लो 1 - 1 0। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर। ओके, द नॉर्मल टू द कर्व दिस वन पासिंग थ्रू 1 2। पासिंग थ्रू 1 2 लिखा है ना, ये हमेशा याद रखना। पासिंग थ्रू कभी भी स्टेटमेंट लिखा हो ना, ये पासिंग थ्रू वाला स्टेटमेंट कभी भी लिखा हो, वी ऑलवेज नीड टू थिंक ऑफ ये पॉइंट 1 2 पे हमारा कर्व नहीं है, याद रखना, है ना। पॉइंट 1 2 पे हमारा कर्व नहीं है, 1 2 से एक्चुअल में हमारा कर्व पास हो रहा है अभी। अगर फिगर बनाओगे तो कैसी होगी पता है? समझ लो ये आपका कर्व है, तो ये अगर नॉर्मल है ना तो नॉर्मल कोई 1 2 से पास हो रहा है भाई, ऐसा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को तो मैं एनी हाउ अगेन x1 y1 ही एज्यूम करूंगा, बराबर। तो x1 y1 एज्यूम करने से x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1, ये एक इक्वेशन हो गया। डिफरेंशिएट करो, तुरंत डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, एट पॉइंट x1 y1 बनाओ, बराबर। एट पॉइंट x1 y1 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बनाओ, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेस्ड ऑन दैट अगेन नॉर्मल की बातें हो रही है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बनाओ, रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट। पॉइंट x1 y1 है तो इन जनरल नॉर्मल का इक्वेशन बन जाएगा 2x, ऊपर वाले को x, नीचे वाले को y, स्लोप नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव। पॉइंट रख लो x एंड y की जगह, देन वी गॉट दिस वन। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन फॉर्म ऑफ x1 y1। नाउ एज वी नो दैट दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू 1 2, तो 1 2 से पास हो रहा है तो डेफिनेटली उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो नॉर्मल का जो ये इक्वेशन है उसमें x एंड y की जगह 1 2 रख ले, तो x की जगह 1, y की जगह 2, तो ये 2x1 हो गया, ये 2 × 1 दैट इज 2, 2x1 कैंसिल, हैंस x1 y1 इक्वल टू 2। ये दूसरी कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन थी, ये दोनों कंडीशन को इक्वेट करके सिंप्लीफाई करके, ये सिंप्लीफिकेशन का स्टेप तो मेरे ख्याल से आपको पता चल जाएगा देखने से ही। सिंप्लीफाई करके आपको तुरंत x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी। वंस वी गोट x1 y1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आपको डेफिनेटली x1 के फॉर्म में है तो -2/x1 की वैल्यू रख दो इसके अंदर, सो यू गेट स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड पॉइंट। यूजिंग दिस पॉइंट एंड स्लोप यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दैट्स ऑल। ओके, now let's solve question number 24, and I think this one is the last question. The point on the curve where the normal to the curve makes equal intercept with the axis r। अच्छा, ये मैंने फिगर बनाई है, देखो क्या है भाई।
ये कोई कर्व है, चलो मैंने ये कर्व बना लिया, बराबर, अंदाजित बना लिया, ऐसे जरूरी नहीं है एग्जैक्ट बनाओ। फिर लिखा क्या है कि द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब कोई एक पॉइंट जो है कर्व का कोई एक पॉइंट, वेयर द नॉर्मल, तो वहाँ पे नॉर्मल क्रिएट कर लिया, बराबर, वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट, तो ये जो नॉर्मल है ना वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल है, तो इक्वल इंटरसेप्ट है। ऐसा जब भी इक्वल इंटरसेप्ट हो ना तो माइंड में ये एक चीज़ ये भी आनी चाहिए कि इक्वल इंटरसेप्ट वाला एक्चुअल में कर्व हमेशा ही -1 स्लोप देता है, पता है ना आपको क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल है डेफिनेटली ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा डेफिनेटली 135 डिग्री विच इज 3π/4, तो tan 3π/4 tan 135 है ना, स्लोप क्या हो जाएगा भाई tan 135 विच इज -1, क्या होगा -1, सो स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन इज -1। तो इतना हमको पता चल गया भाई कि जो भी वो नॉर्मल है ना उसका स्लोप -1 है, यू कैन यूज इट डायरेक्टली। ओके, वैसे मैंने वो ये डायरेक्टली यूज़ नहीं किया है बट पीछे यूज़ किया है, चलो कहीं नहीं, कोई बात नहीं, यूज़ कर लेंगे। पहले तो अगेन पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट फाइंड करना है, तो पहले पॉइंट एज्यूम कर लो भाई नॉर्मल बी एट x1y1, उससे हमने x1y1 की अंदर वैल्यू रख ली कर्व के अंदर, हैंस वी गॉट वन इक्वेशन। अगेन जो भी इक्वेशन कर्व का दिया है उसको डिफरेंशिएट कर लोगे, विल गेट dy/dx एट पॉइंट x1y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू दिस वन, डेफिनेटली रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट करने पे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। नाउ वी नो दैट कोई भी लाइन जैसे कि नॉर्मल मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट, देन डेफिनेटली उसका स्लोप क्या हो जाएगा -1, सो मैंने यहाँ पे लिख लिया -1, सो दैट कंपेयर कर लो इसके इक्वल टू -1, वी गेट वन अनदर इक्वेशन, तो उसको नो नाम दे दिया 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, बराबर, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, डेफिनेटली वी गेट x1 इक्वल टू 4। नाउ यहाँ पे मिस्टेक मत करना, डू नॉट पुट दिस x1 इक्वल टू 4 इन द कंडीशन, है ना, ये कंडीशन होती है जो हमको पीछे मिलती है ना, वो कंडीशन होती है, हमको ओरिजिनल कर्व के इक्वेशन में ही हमेशा वैल्यू रखनी है। तो जब भी आपके पास कोई एक वैल्यू आ जाए x1 या y1 में से, उसको कहाँ पे रखनी चाहिए, तो ये दोनों में से कहाँ पे रखनी चाहिए, तो ये ओरिजिनल कर्व के इक्वेशन में रखना, इसके अंदर मत रखना, क्योंकि ये तो कंडीशन है भाई, है ना, कंडीशन सिर्फ इस कर्व को हमेशा सेटिस्फाई करती है, डेफिनेटली ये पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी इस कर्व की, इसलिए डेफिनेटली हमको क्या करना है कि ये पार्शियली सेटिस्फाई होता है हमेशा ही, पूरा का पूरा इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं होता ये कंडीशन। तो इससे अगर y1 मिले तो वो पार्शियली मतलब आधा अधूरा मिलेगा, मतलब अगर मैं x1 की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा ना तो मुझे y1 की सिंगल वैल्यू मिलेगी, बट मे भी ऐसी एक आध कंडीशन बाकी रह जाएगी जो मे भी इसके अंदर हो, है ना। अल्टीमेटली शॉर्ट स्टोरी में बता दूँ तो हमेशा ही जब भी कोई x1 एंड y1 दोनों में से एक आंसर मिले, बराबर, ये पहला कर्व का इक्वेशन है ना, उसमें से एक हमने पहला इक्वेशन बना लिया, एंड दूसरे इस कंडीशन जो क्रिएट हुई उससे हमने एक दूसरा इक्वेशन बना लिया। दोनों को सॉल्व करके जब भी हमको x1 या y1 में से कुछ भी मिले तो उसको हमेशा ही कहाँ पे रखना चाहिए, तो ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ कर्व में रखना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी में ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ कर्व में रखो, तो पुट इन इक्वेशन 1 ओनली, x1 इक्वल टू 4 रख लो, इसके अंदर we get y1 equal to ± 8/3 and that is what x1 4 y1 ± 8/3 which is our answer, है ना, x1 y1 का आंसर हो गया, that is option A। So finally we have completed all the question, है ना, सभी क्वेश्चन खत्म कर लिए, एक्सरसाइज, फाइनल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 6 के, है ना। आई होप ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, अगर प्रोसीजर से जाओगे तो आप डेफिनेटली इस चैप्टर को आराम से हल कर पाओगे, है ना। अगर कहीं पे भी समझ में ना आए तो वापस एक बार वीडियो को देखते रहना, है ना, या फिर आप मुझे कभी भी कॉल करते रहना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।